हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान का बजट सालाना $45 बिलियन है। अमेरिका के अंदर सिर्फ एक वॉलमार्ट जो रिटेल चेन स्टोर है, जिससे आप यकीनन वाकिफ होंगे, वॉलमार्ट का जो एनुअल बजट है वो $579 बिलियन है। इनको बस पाकिस्तान स्टडीज में एक स्टोरी सुना दी गई है कि तुम्हारा जो मुल्क है वो वसाइल से माला माल है, तुम्हारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसी में ढोल मजीरा बजाते रहते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डम 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 डम, कोई कमी नहीं है, इसी में नाच रहे हैं लोग। अगर $300 मिलियन मुझे खर्च करना है तो मैं $300 मिलियन खर्च करके बड़े इत्मीनान के साथ इसी नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो सख्त जरूरत है कि यहाँ के लोग एजुकेट हों और वो पहचाने कि इंडिया हमारा दुश्मन होगा, इजराइल हमारा दुश्मन होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन होगा, लेकिन वो बाद में है। पहले हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन हैं। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का। एक रास्ता है पाकिस्तान के पास अभी भी है बचने का, और वो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पे फौरी मुज़ाकरात शुरू। मेरा हीरो जो है वो भगत सिंह है, मेरा हीरो जो है वो जो हमारे लोग हैं, जो जिनने हमारी आजादी के लिए काम किया है। मेरा हीरो रंजीत सिंह है जी। ये सरेंडर करें भाई, अक्ल से काम लें, ये सरेंडर करें, लेकिन इनके ये नहीं करेंगे क्योंकि ये आखिरी पाकिस्तान का आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब खुल के कई सारे, पहले भी कहा करते थे लेकिन अब खुल के कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है और हम कभी भी उनके साथ सुलह नहीं कर सकते। और कई सारे शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे वीडियोज़ में भी देखा होगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी ब्रेन वॉशिंग के ज़रिए यही कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया जो है वो कलमा पढ़ लेता है तो फिर वो हमारा भाई हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर कई सारे पत्रकार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमारा जो सही दुश्मन है वो भारत नहीं है, हमारा जो सही दुश्मन है ना वो पाकिस्तानी आर्मी ही है। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान का जितना बजट है उसमें से 80 से 85% पाकिस्तान के मिलिट्री के पीछे डिफेंस बजट में जाता है। अब इतना मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है आपको? अगर मान लीजिए कि आपका बजट अच्छा खासा है, उसमें से 10% 20% जाता है तो समझ में भी आता है, लेकिन 80-85% बजट आप डिफेंस में लगा देते हो तो उसकी ज़रूरत क्या है? आप मतलब ये आपको इंडिया के साथ हमेशा जंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए कभी भी इंडिया ने तो हमला किया नहीं सामने से, जो हमले किए हैं वो पाकिस्तान ने ही किए हैं। मतलब इंडिया ने कोई गारंटी नहीं दी है, लेकिन एक गारंटी जैसा ही है कि हम कभी भी सामने से हमला नहीं करेंगे जब तक हमें छेड़खानी ना की जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ही सही मायनों में पाकिस्तान की दुश्मन है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। देखिए शर्मा जी, हम तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए कोशिश करते हैं कि हम सच बोल सकें। ऐसे मुल्कों के अंदर ना सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, फिर यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है और फिर माफिया जो है वो बड़ा मजबूत है, और आप भूल जाएं कि आपको इंसाफ मिलेगा या आप के साथ कुछ हुआ है तो आप अदालत जाएंगे या आपको पुलिस या कोई भी अदारा आपको इंसाफ देगा। तो ऐसे मुल्कों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया पाकिस्तान में कोई बड़ा बढ़ चढ़ के बोला होगा तो वो उनमें से एक मैं हूंगा। और आप अगर पाकिस्तान में हमारे मसाइल हैं, इवन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो करती रही है, जो अब कर रही है, तो आप एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर रह के भी हम बोल रहे हैं। तो लिहाजा जो भी जहां पे भी गलत होता है शर्मा जी, हम आवाज उठाते हैं। देखिए पाकिस्तान इस वक्त, जब मैं आपसे पाकिस्तान से लाइव हूं, क्या सूरत हाल है? डॉलर पाकिस्तान में 300 रुपए का भी नहीं मिल रहा। तो मैं कैसे कहूं कि शहबाज शरीफ बड़े कामयाब जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो की हुकूमत बड़ी सक्सेसफुल है, मरियम नवाज जो है या उनके वालिद जो है उनकी पॉलिसीज बड़ी कामयाब है। पाकिस्तान के अंदर लाशें गिर रही हैं आटा लेने के लिए, और हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। यानी इंडिया ने अगर कोई सोचा भी हुआ है ना कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको ये सारे मंसूबे बंद करके
किसी और तरफ ध्यान देना चाहिए, शायद चाइना की तरफ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग खुद मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स, वो लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर का जिस शख्सियत का आपने नाम लिया, हमारे साबका आर्मी चीफ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, पाकिस्तान के अंदर सहाफियों जर्नलिस्ट कत्ल हुए और इल्जाम उन पे आया, एक हुकूमत को उन्होंने चलता किया, एक दूसरी हुकूमत को वो लेकर आए, यानी वो आइन के साथ खेलते रहे। लेकिन यूएई के अंदर आपने देखा एक वीडियो आई, उसके अंदर जनरल बाजवा एक इशारे पर खड़े हैं, एक सिग्नल पर खड़े हैं, वो सिग्नल तोड़ नहीं सके। यानी वो मुमालिक, वो कंट्रीज जहां पे लॉ स्ट्रांग है, वहां का एक इशारा भी नहीं तोड़ा जा सकता। वहां का एक इशारा भी खुलने का आप इंतजार करते हैं, और अपने मुल्क के अंदर वहां पे आप पूरा मुल्क तोड़ देते हैं, आइन तोड़ देते हैं, कानून तोड़ देते हैं। तो बेसिक मसला यहाँ पे एजुकेशन का है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है कि फलां दुश्मन है, फलां दुश्मन है, फलां से लेंगे आजादी, फलां को ये करेंगे। और फिर वो ये जब तक इस मुल्क में एजुकेशन नहीं आएगी, जब तक शऊर नहीं आएगा, तब तक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी कि वो गुलामों की तरह वो वडेरों के बेटियों को, बेटों का इस्तकबाल करते रहेंगे, वो इनको पैरों के नीचे रोनते रहेंगे और वो भीख डालेंगे और ये खुश हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरे मुल्क के अंदर इस वक्त एजुकेशन की सख्त जरूरत है कि यहाँ के लोग एजुकेट हों और वो पहचाने कि इंडिया हमारा दुश्मन होगा, इजराइल हमारा दुश्मन होगा, अमेरिका हमारा दुश्मन होगा, लेकिन वो बाद में है। पहले हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमें एजुकेट नहीं किया, जिन्होंने हमें रोटी के लिए तरसाया। अब भारत इनको एक और चीज बोलेगा कि तुम्हें इस ट्रीटी की बहुत खुजली है ना, तो अब हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा भारत को अनलिमिटेड यूज है वाटर का, अनलिमिटेड यूज इस ट्रीटी के तहत बिना किसी सीमा के भारत यूज कर सकता है। जनरल अयूब खान ने साइन करी है पाकिस्तान की तरफ से, उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे भारत के। तो भाई कहने की बात यह है कि नाउ इंडिया विल इंप्लीमेंट द ट्रीटी, इंडिया इज ऑल्सो आस्किंग फॉर चेंजेस इन द ट्रीटी। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको 3-4 पुराने वीडियो से क्या बोलता आ रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है ये। इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है। और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा तुम्हारी धीरे धीरे टक 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 करके। लेकिन जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, देखिए इस वक्त हालात पाकिस्तान के, पहले तो ये होता था ना कि महीने के बाद तब्दील, 2 महीने के बाद तब्दील, फिर हफ्ते के बाद तब्दील। अब तो ये घंटों की बुनियाद पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें तब्दीली आ रही है ना। अब तो सुबह डॉलर का रेट कुछ और है, शाम को कुछ और है, क्योंकि इन्होंने डॉलर को ओपन कर दिया है, फ्री फ्लोट कर दिया है रुपए को मार्केट में, और मार्केट की ताकत को वो कह रहे हैं इसको वो मैनेज करे। तो वो फिर अगर मैनेज करेगा तो वो ये डॉलर जो है ये 300 से भी ऊपर जाएगा रुपया, ये यहाँ रुकेगा नहीं, और ये रुकेगा भी नहीं, 300 से भी आगे ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर कैप हटा दी है। दूसरी चीज जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की रोशनी में देखनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त फ्री फॉल में है। कल जो है वो ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान के पास अब दालों का सिर्फ 15 दिन का कोटा रह गया, और मतलब अब 15 दिन का रिजर्व रह गया। और आपको पता है कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो कंटेनर है कराची की पोर्ट्स पे खड़े हैं जिनमें दालें मौजूद हैं, लेकिन बैंक उनको छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं दे रहा इंपोर्टर्स को, और एलसीज नहीं खोल रहा। तो वो ये अब नया एक क्राइसिस आ रहा है, सुबह शाम जो है क्राइसिस में हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया, और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में। अब असल मुल्क को बचाने की जरूरत है। जो 1947 में कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को खुफिया रख के जदोजहद रखी, वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया।
1937 के अंदर, यानी जब पाकिस्तान 100 साल का होगा, 2047 में पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है, Do you even understand what kind of a comparison you're trying to make? पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना, तो अब हम इधर नहीं होते। हम ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ये कई गुना कम होगी। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा। हालांकि वो तो वो चीज़ें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसमें जो बदकिस्मती की बात है कि जो कि रूटीन का प्रोसेस होना चाहिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसको इतनी बड़ी हवा बना दिया गया है। मेरा बंदा तेरा बंदा के चक्कर में पूरा मुल्क एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आया हुआ है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो मैं हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। अगर मेरी तरह जली कटी भुनी उल्टी सीधी ऊल जलूल ऑल फॉल, क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा? इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की गाड़ियों पे सफर करते हैं, हकीकत में जो है वो बड़ा एक हम्बल किस्म का सिस्टम है। हम मतलब हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर भी ढक्कन नहीं। खातून फरमा रही है कि यहाँ आज जो मोहब्बत मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकती। खातून जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सके, वरना मोहब्बत अगर ज़्यादा हो गई तो फिर FIR भी नहीं कटती है। यहाँ इमरान खान साहब की FIR नहीं कट रही है, साबिक वज़ीर आज़म है, और फिर बड़े मामलात हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मोदी ने कश्मीर से 370 और 35 से क्या हटा दिया आज तक, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 सालों तक यही चर्चा पाकिस्तान हर अल्टरनेट डे पर करता रहेगा कि कैसे एक एक्सट्रीमिस्ट, एक क्या बोलते हैं वो, पता नहीं उर्दू में कौन सा शब्द है, कि भाई एक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, भारत का वज़ीर आज़म बन गया, और उसने 370 और 35 से हटा दी। हमारा प्रधानमंत्री तो कह रहा था कि अगर मोदी आ जाए तो यहाँ पर कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोदी ही है जो ये डिसीजन ले सकते हैं। मोदी ने बिना पूछे यहाँ पर 370 और 35 से हटा दी, लटक गया उनका प्रधानमंत्री, मतलब इमरान खान की बात हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रुपये के सामने डॉलर उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, US डॉलर, कि $1 के सामने पाकिस्तान का 1000, 1100 या फिर 1200 रुपये भी हो सकते हैं। अगर हाल ही में अगर आप देखो तो 250 से 300 रुपये शायद $1 के सामने पाकिस्तानी रुपया है। मतलब ये तो इन्फ्लेशन है ही है, लेकिन इससे भी 4 गुना प्राइजेस और बढ़ जाएंगे, या फिर कहे कि जो US डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की, बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है, इसलिए अब इजराइल जम्मू कश्मीर में भी भारत की हेल्प करने के लिए सामने आ रहा है। रिसेंटली इजराइल ने जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेंटर्स खोले हैं एग्रीकल्चर के लिए, और साथ में इजराइल की एम्बेसी के ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल से बातचीत की है, और साथ में जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दौरे के बाद उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए वे इजराइल अब भारत की पूरी मदद करेगा एग्रीकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर का। लेकिन दोस्तों, इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा फंडेड टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर तोयबा ने भारत को वार्निंग दी है, और साथ में इजराइल को भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के जितने भी एसेट्स हैं कश्मीर में, वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और जो भी लोकल पीपल जो कश्मीर का है, अगर कोई भी लैंड अलॉट करता है इजराइल को, तो वे उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। मैं अब नाम लिए बगैर आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया, और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में, और वो कह रहे थे कि देखें ये मोदी का शॉट है, जिसमें वो कह रहा है कि तोशा खाना, जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। और ये मेरे लिए इस हद तक हैरानकुन बात है
कि इमरान खान के साथ आपका 100 सियासी इख्तलाफ होगा, वो अपनी जगह पर है, हो सकता है इख्तलाफ हो सकता है, मैंने भी इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद आपको नरेंद्र मोदी इमरान खान से भला आदमी नजर आता है। वो आदमी हुज कॉल्ड द बुचर ऑफ गुजरात एट द इंटरनेशनल लेवल। वो जब वजीर आला था गुजरात का, वहां पर सैकड़ों मुसलमानों को, मासूमों को कत्ल किया गया, सैकड़ों मुसलमान खवातीन की जो है असमत दरी कहेगी, इज्जत लूटी गई, वायलेंट रेप्स हुए गुजरात में। वो आदमी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आदमी जिसने माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई भी माइनॉरिटी महफूज नहीं थी हिंदुस्तान में। वो आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता है, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। वो आदमी जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक किया। वो आदमी जिसके दौरे हुकूमत में कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वहां पर जो मजालिम ढाए जा रहे थे, दे रीच टू अ नेक्स्ट लेवल। वो आदमी जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इंकारी है, do you even understand what kind of a comparison you're trying to make? आप करें इख्तिलाफ इमरान खान से, उसकी सियासत को गलत कहें, उसके नजरिए को गलत कहें, उसके हिकमत अमली को गलत, लेकिन ये तो ना कहें कि मोदी भला मालूम होता है इमरान खान के मुकाबले में, इसलिए कि उसने तोशा खाना के जरिए 100 करोड़ की चैरिटी की है। इमरान खान की अरबों रुपए की चैरिटी आपको नजर नहीं आती? या तो आप मदर टेरेसा के मुकाबले में ये बात कर देते तो चलो फिर भी कोई आर्गुमेंट समझ आता था। आपने इंटरनेशनल लेवल से किसी फिलैंथ्रोपिस्ट की मिसाल देकर इमरान खान को उसके मुकाबले में अगर छोटा दिखाना था तो मिसाल ही कोई ढंग की देते। नरेंद्र मोदी, आई मीन रियली नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान में जितने भी तोहफे तोहफे आते हैं, बाहर से जितने भी आते हैं, पता नहीं चलता, ये अपने आप पर ही लगा देते हैं, आवाम पर कुछ नहीं लगता। इनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए, जिनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, और जो तोहफे तोहफे उनको मिलते हैं वो वापस आवाम पर लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था, तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिज़र्व है वो 8 बिलियन तक है, और इंडिया के पास जो रिज़र्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबराह है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगाए कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ। मुझे ज़्यादातर ये पॉलिटिक्स के बारे में तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस, मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना तो 1 2 3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? 8 बिलियन। ये तो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? भीख मांगोगे फिर? अब ये कल ये जो हमारा वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उसने फिर पता नहीं क्या ट्वीट किया है कि मैंने फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क से फिर कर्जा लेके वो 2 चीज़ों को बेचना है या गिरवी रखना है। अब ये हमारा हाल है। इंडिया में गुर्बत की लकीर से भी काफ़ी लोग नीचे हैं, मगर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। उनका आईटी सिस्टम या उनके ऑनलाइन जो हुकूमत ने सहूलतें दी हैं ज़िम्मेदारों को या अपने स्टूडेंट्स को, बिजली फ्री है उनके किसानों को बहुत सारी फैसिलिटेट किया गया है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। उसके अलावा आप देख लें, चाइना हमारे बाद 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, अब हमारे से 100 साल आगे फिर रहा है। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है। हालांकि वो चीज़ें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं।
हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ वो सहूलतें दी नहीं गई, क्यों नहीं दी गई? वो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया। पूरी दुनिया से महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं, दुनिया कूड़े से बिजली बना रही है, पानी से बिजली बना रही है, हमारे पास कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। हम लोगों को ठेके दे रहे हैं दूसरी मुल्कों को कि हमारा कूड़ा उठा के ले जाए। हमारे गंद में इतनी एनर्जी पड़ी हुई है जितना हमें पता ही नहीं है। अगर कोई उसका सेटअप बना होता, कोई इनको बिजली बनाने वाला, कोई फॉर एग्जांपल कोई कारखाने वगैरह, या जिस तरह इन्होंने अपने कोयले के बहुत ज़्यादा महंगे कारखाने लगवाए हुए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, वो इनको कमाइयाँ ना करनी होती हैं, आवाम का खून हड्डियों से गुद्दा ना निचोड़ा होता, तो आज ये लोग रोटी की भोगदौड़ में ना फिर रहे होते। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। सवाल अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में हमने जो भी वज़ीर आज़म आता है, जो भी लीडर आता है, ये सुनने को मिलता है इसकी बाहर जायदादें हैं, यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए इसके साथ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आपने कभी इंडिया के बारे में ये सुना है, मोदी के बारे में सुना है कि उसने बाहर अपनी कंट्री से पैसा निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट की हो, या अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई बाहर साजिश रची हो? ऐसा कोई केस सामने आया है? मिस, ये जो ना आप किसी भी कंट्री की मिसाल दे सकते हैं कि कोई भी जमहूरी अगर कंट्री है तो उसमें पब्लिक को जो ना हक हासिल होता है। उनका प्राइम मिनिस्टर भी जो ना वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे तो आपको किसी महकमे के साथ काम पड़ जाए तो वो महकमा उठा के आप घर ले जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मोदी जी जो है वो रेलवे पे जो वर्कर्स होते हैं उनके गंदे पाँव खुद धुलवा रहे थे। तो देखें ना, वो एक फेम लेने के लिए या आवाम में वो स्टंट बनाने के लिए। फेम सर, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह क्यों नहीं लेते? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो जायदादें बनाने इकट्ठी करने में कोई टाइम मिल जाए उनको, तो शायद उनको पता हो, क्योंकि उन्होंने मरना तो है नहीं, स्टील के बने हुए हैं, ना उनके बड़े मरे हैं, ना उन्होंने मरना है, और ना उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है कि इस आवाम का जो ना वो उनके माँ बाप की, हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की तालीम उन्होंने छीन ली। अब हमारे जो ना वो बच्चों की सेहत तालीम सारी छीन के वो अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स मंगवाए जाएं। ऐसे नहीं चलेगा, पहले पुराना क्लिप चलाइएगा। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इस वक्त उस आवाम को बचाने के लिए हमें हर चीज़ उनसे परचेज करनी चाहिए। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है, कि बजाय लोग हम इसी चीज़ में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है। डूबती हुई आवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं, ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट खरीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके खरीद रहे हैं ना। अचानक इतने मुकद्दम हो गए, इतने मुकद्दम। पाकिस्तान बना ला इलाहे की बुनियाद पर है, अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना, वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। हिंदू काफिर नहीं होता। वैसे तो हर तरफ पाकिस्तान के अवाम को बहरानों ने घेरा हुआ है, अगर आप देखें, जिसमें महंगाई बहरान है, तवानाई, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, सियासी बहरान आप सबके सामने है, माशी बहरान आप सबके सामने है। ये तमाम बहरान है जिसने अवाम को घेरा हुआ इन बहरानों ने। आप हमारे आजाद इदारे के बारे में क्या जानते हैं? इस मुल्क में कोई चैनल, कोई एंकर, कोई रिपोर्टर अगर वो नशर कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, इसलिए कि वो जो बोलेगा ना वो यहां से निकलेगा अंदर से। फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूं, जो थर्ड हमारी स्लाइड है, कि जो बाइडेन ने वॉर्न किया है, ठीक है ना, वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन कट्स। IMF को देखिए, वो कहता है इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कल IMF की रात को रेटिंग जारी हुई, इंडिया कितना बढ़ेगा? 6.1 से लेके 7% के आसपास इंडिया बढ़ेगा अगले साल भी। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम इसके ऊपर, और मैंने इतना सख्त आर्टिकल किसी सऊदी न्यूज़पेपर में नहीं देखा, यूएस शुड बीवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टेकिंग ऑन ओपेक। ओपेक को से टकराने का जरा अमेरिका अपने ज़हन में रखे। हाँ, ओपेक मुल्क जो है उनको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी व्हिच इज एंडोर्स्ड ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय IMF। जब मैं कहता था लोग मानते ही नहीं थे, आज IMF ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए। और भाई ये नहीं होता कि अपनी मर्जी का जो है ना गप गप गुलाब जामुन की तरह खाए जाओ और जो दूसरा बोल रहा है उसको आप इसी तरह से उड़ाए जाओ। अच्छा, गंदी वीडियो यार, मेरी लाओ ना वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं, चलो नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूं, लाओ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके तमाम चमचों को, इनके तमाम प्रोपेगेटर्स को मैं चैलेंज करता हूं, बनाओ मेरी वीडियो। जो तालिबान वाला है वो पाकिस्तानी फौज को क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है कि खोचे तुम्हारा जो दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती। ये बोल रहा है उसको कि तुम्हारा दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती है। पाकिस्तानी जब बोलता है उससे कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती के ताल्लुकात चाहते हैं, तो तालिबान वाला बोलता है कि हम तुमसे इतना लड़ना चाहते हैं जितना हम इजराइल से नहीं लड़ना चाहते।
नमस्कार दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी लॉजिकल है और अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई क्या इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना चाहिए, वो तो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ विलिंगली नहीं कहेगा, लेकिन जब वो अगर लॉजिकल बात यहाँ पर होगी तो डेफिनेटली कहेगा कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई अगर हमें कम करनी है, हमें ये सारी चीज़ों पर आगे बढ़ना है, तो इंडिया के साथ ट्रेड करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज़ अगर मान लीजिए इंडिया डायरेक्टली नहीं पाकिस्तान को पहुंचा था तो वो चीज़ वाया दुबई वहाँ पर पहुंचती है और महंगी हो जाती है, हो सकता है डबल या फिर ट्रिपल दाम भी हो जाते होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, उसके बाद उसका जो पैकेजिंग होता है वो चेंज करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सन की पाकिस्तानी से पूछा जाएगा जिसका ब्रेन वॉश हो रखा है और जिहाद जब उसके माथे पर चढ़ रखा है, तो कहेगा कि भाई हम घास खा लेंगे, हम घास खा लेंगे। हालांकि अब तक उन्होंने कभी घास खाई नहीं है, लेकिन हम घास खा लेंगे, लेकिन हम जो है ना वो इंडिया के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1-1.5 या फिर 2% का ट्रेड हमारा पाकिस्तान के साथ था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो इंडिया सस्ते दामों में प्रोवाइड कर सकता है। आई रिपीट, बहुत सारी ज़रूरत है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। IMF को देखिए, वो कहता है इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कल IMF की रात को रेटिंग जारी हुई, इंडिया कितना बढ़ेगा, 6.1 से लेके 7% के आसपास इंडिया बढ़ेगा अगले साल भी, राइट, 6.8% के आसपास। तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा, हमारे आसपास की इकोनॉमी है जर्मनी 0.3%, यूएसए 1%, चाइना 4.4%, विच आई डाउट, मेरे हिसाब से चाइना 2.5-3% से ज्यादा नहीं कर सकता, और जापान 1.6%। और हम यूके की बात करें, यूके 0.3%। तो जो मैंने आपको बोला था हम यूके को इतना पीछे छोड़ देंगे, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, आज वो बात सिद्ध हो गई। मैंने अपने की 4 और पीछे की 2 इकोनॉमियों का हाल बताया आपको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विच इज एंडोर्स ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय IMF। जब मैं कहता था लोग मानते ही नहीं थे, आज IMF ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए भाई ये हो रहा है। खबर ये है कि पाकिस्तान टू एक्वायर 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स मंगवाए जाएं। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे, तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इससे पहले भी हम ये कहते रहे, क्योंकि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी स्टार्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करें, ये सब कुछ। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स करते रहे, जो भी खबरें आती नहीं आप तक पहुँचाते रहे। और कई मरतबा ये कहा गया कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास अपना सब कुछ है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं। इमरान खान के दौर में जो फ़ैसला किया गया था, तो शाम को फ़ैसला किया गया ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और सुबह उठ के वो फ़ैसला उसको नल एंड वाइड हो गया। यानी जो हमारे फ़ैसले हैं वो फ़ैसलों की नज़र होते रहे। तो कई बार हम ये कह चुके, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं जनाब, हम तो खुद कफ़ील हैं हर चीज़ में, और क्या इसकी ज़रूरत है। तो जब हम पर आफत आई तो हमने ये फ़ैसला कर लिया। इससे पहले हम मेडिसिन भी मंगवा रहे हैं, दवाइयाँ भी मंगवा रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये बात मैं जो कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मुनाफ़क़त है, अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये फ़ैसला पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो खबर एक और मैं पढ़ी थी वो सितंबर की न्यूज़ थी, जिसमें ग्लोबल फंड ने ये कहा था कि हम आपको इतना फ़ंड दे रहे हैं ये मॉस्किटो नेट्स के लिए, तो आप इतने लाख मंगवा सकते हैं, आप मंगवा लें, इंडिया से ये मंगवा लें। तो अब जाके हमने ये फ़ैसला आखिरकार कर ही लिया। इंडिया के साथ हमने ट्रेड बंद किया, लेना देना बंद किया, पता है? जी पता है मुझे। ठीक है, अब हम 60 लाख मॉस्किटो नेट्स जो उनसे वो मंगवा रहे हैं इंडिया से, यानी मच्छरदानियाँ मंगवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हमें ये चीज़ें, ये मॉस्किटो नेट जो उनसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए इंडिया से? अच्छा, तो किसी और मुल्क से नहीं मिल रही? किसी और मुल्क से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, लेकिन अभी खबर ये है कि 60 लाख इंडिया से आ रही हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से ना ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो तजारत है ना वो पहले दौरों में भी यहूदियों के साथ भी होती रही है, ईसाइयों के साथ भी होती रही है। अब ये हिंदू हैं, ये तजारत किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। तो आपने क्यों बंद की हुई है ट्रेड? वो तो ऊपर सियासी जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। वैसे पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, तजारत होनी चाहिए, ट्रेड तजारत होनी चाहिए। वैसे तो वो हमारा दुश्मन ही है, दुश्मन से तजारत में कोई मजाका नहीं है। दुश्मन कैसे है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन। दुश्मन तो वो हमारा अज़ल से अब तक दुश्मन है। कैसे, मतलब किस तरह दुश्मन चला आ रहा है? क्या उसने ऐसा किया जो हम देखें, हम जब ये पाकिस्तान बनाए लाए की बुनियाद पर है,
अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना, वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। हिंदू काफिर नहीं होता। मैं कहता हूँ वो हिंदू, अब हर एक को हम काफिर कह देंगे, यानी आपके नज़दीक जो नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर हैं? सारी बात है। ईसाई भी काफिर है, मुसलमान सिर्फ एक ही मुसलमान होता है, बाकी जितने भी हैं वो सब हमारी नज़र में काफिर ही हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज इसमें ऑपरेट करेंगी। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। खास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से। 2 दिन पहले इंडिया और यूएई जो है उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। गुजरात सिटी है जहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, बहुत ही कमाल का स्टेप लिया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। भारत में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि सबमरीन सर्विसेज जो है वो टूरिज्म के लिए खोली जाएगी। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। इंडिया अगर आप देखें तो 90s में इंडिया का बहुत बुरा इकोनॉमिक सिचुएशन थी, यहाँ तक कि उनको अपना गोल्ड रिजर्व जो थे वो भी गिरवी रखवाने पड़ गए थे। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, हमने इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस रखना है। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि यूएई ने तकरीबन 80 to 85 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात में यहाँ पर अनाउंस किया था। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। पिछले दिनों भी एक न्यूज़ आई थी कि टाटा की एक वैल्यूएशन इतनी हो गई है कि भाई वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। मतलब एक ऐसा कंट्री जो साथ में आज़ाद हुआ था, जिसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अगर आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 20, 22, 25 करोड़ है, जो कम नहीं होती है। ठीक है, अगर वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अपनी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से बनाता, क्योंकि देखिए आज इतने एक्टर्स बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है और पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि नहीं ये भाई ठीक नहीं है, तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री को ही हटा दिया जाता है। जब दोनों एक पेज पर होते हैं तब दूसरे कंट्री पर आतंकवादी हमला हो जाता है, वो नॉन एज नॉन स्टेट एक्टर। तो कैसे भी करके यहाँ पर रिलेशन उनके आसपास के कंट्री के साथ सुधर नहीं रहे हैं, और ऊपर से दिक्कत ये हो जाती है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया में तो भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें होती है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाती है। 20, 22, 25 करोड़ की पॉपुलेशन छोटी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं इस चीज़ को क्यों यहाँ पर इस चीज़ को कैश नहीं करवाता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। भारत के अंदर, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है, और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में।
सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने एक चेंज लाया, एक रूल सेट किया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेरा ख्याल है मेक इन इंडिया ने जो है वो मेड इन इंडिया कर दिया है। अब आप देखें कि इंडिया के अंदर हर चीज़ जो है वो खुद बनती है, सुई से लेके जहाज़ तक, हर मिसाइल वो अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। और इवन के उन्होंने अपनी इम्पोर्ट पे ज़्यादा कम और एक्सपोर्ट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आप देखें कि इसी तरह जो है मुल्क की मौशियत बढ़ती है। आप देखें वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। कितने सालों से आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अब इंडिया की इकॉनमी देख लें, कोई ऐसा मुल्क जिसके साथ उनकी ना बनती हो, जिनके साथ वो ट्रेड ना कर रहे हो। एग्जैक्टली आप देखें इंडिया के जो आप अगर वर्ल्ड के बिलियनर्स का भी देखें तो इंडिया में तकरीबन कोई 167 बिलियनर्स हैं। लाइक टाटा कंपनीज है, अडानी ग्रुप है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक पॉलिसी होती है कि आपके जो मेन फैक्टर होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया वाले करप्ट नहीं है, दे आर मोस्ट करप्टेड नेशंस, हमारे जैसे ही हैं। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने एक रूल्स एंड लॉ को और उसके बाद जो उनके इकॉनमी जो इन्वेस्टर्स था उनका एक एतमाद जीता है। और बीइंग उनके एक 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी होने की वजह से, 1 अरब आबादी ज़्यादा होने की वजह से इनको एक वो भी एज मिल जाता है कि उनकी लेबर जो है वो सस्ती होती है। तो पाकिस्तान को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एज नहीं मिलता और कोई भी इन्वेस्टर को अपनी मार्केट देखेगा। लाइक बात सुने, ट्रस्ट तो गेन करना पड़ता है ना। अगर इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट गेन किया है तो आज पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट कर रही है। आपके मुल्क में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने ट्रस्ट गेन नहीं किया, आपने उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं दी, आप उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे। अमेजोन आया पाकिस्तान में, क्या हाल किया हम लोगों ने अमेजोन का, हमने इतना फ्रॉड किया, अमेजोन ने अपना बोरी बिस्तर लपेटा और पाकिस्तान से चला गया। भारत में D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बग़ैर इंटरनेट के वो कोई भी वीडियो को न सिर्फ ब्राउज कर सकेंगे बल्कि किसी भी वीडियो को देख सकते हैं इजीली बगैर इंटरनेट के। अभी मोदी जी की रेटिंग यूएस के सर्विस में ट्रम्प से ऊपर है। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। हमारे जो 5G और 4G लिखा होता है लेकिन वहाँ पे सर्चिंग नहीं होती, ब्राउजिंग होती है। ब्राउज करते हुए आप कितनी दफ़ा मोबाइल को ऐसे हाथ हिलाते हैं? मैं तकरीबन अपनी मोबाइल को 5-6 मरतबा ऐसे करता हूँ, तभी वो हमारी सिस्टम होती है। लेकिन अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग अच्छा नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि नहीं वो कातिल है, अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाय वाला है, वो तो अनएजुकेटेड है। आज इंडियंस कहते हैं शुक्र करें जी। वो मैं किसी की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी शुक्र करें कि जनाब, थैंक यू करें जना का उसने एक अलहदा मुल्क बना दिया।
ठीक है, कि हमने पाकिस्तान हासिल किया था जी मुसलमानों को आज़ादी होगी। मुसलमानों को तो यहाँ आज़ादी कोई नहीं है। मुसलमान तो अपने नमाज पढ़ने के लिए बाहर जो है वो गनमैन खड़े करते हैं, तब अंदर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों को तो एक दूसरे से बड़ा खतरा है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए। देखिए, हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो जाहिर बात है उनके जो सिटीजन हैं उनको इसी नज़र से देखा जाएगा। बंद कमरों में बैठ के कहते हैं हमारा दुश्मन अमेरिका है, बाहर खड़े होकर कहते हैं इंडिया और इजराइल है। मैंने आपको रोहित भाई लास्ट शो में बोला था ना, अब भारत नहीं है, पांचवी तीसरे की बात है, पहले या दूसरे की। अगर चाइना गया और साथ में जर्मनी गया, बचा जापान को तो हम 2-3 साल में पीछे कर ही देंगे। तो फिर गेम में कौन रहा? गेम में रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हम। फिर बात की होगी भाई 2030 में, 2050 में। मेरा एस्टिमेट है 2050 में हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं होता कि आपके पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है। आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। आप देखिएगा कि इंडिया में अब एप्पल भी आ गई है, डिजिटल करेंसी भी आ गए और 5G 6G वेरी सून आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब आज से अगर कुछ महीनों पहले की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो डेफिनेटली ये देखते हुए हमको नज़र आते थे कि भाई भारत के पास जो कश्मीर में उसमें अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो पीओके के लोग तो कई बार सड़कों पर उतरे, इंडियन तिरंगा उन्होंने लहराया, उन्होंने कहा कि भाई हमें इनसे मिलना है, लेकिन बीच में है वो पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखता है कि भाई जो मेनलैंड है पाकिस्तान, जो कि लाहौर है, कराची है, वहाँ पर भी कई सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई हमने इंडिया से हम अलग ही क्यों हुए। मतलब जब उनके पास पावर होता है, जब उनके पास पैसा होता है, तब कहते हैं कि भाई गज़वा हिंद कर देंगे, लेकिन जब खाने के लाले पड़ने लगते हैं तब उनका कहना ये होता है कि भाई हम तो भाई भाई हैं, हम तो पहले एक ही थे, हमें आज भी मिल जाना चाहिए। देखिए, ये सब बातें सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली मानिए कि अगर ये ऑफ़र आ भी जाती है तो इंडिया को उसको लात मार के ठुकरा देना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली आज मेरा टॉपिक D2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहने वाली है, कैसे कंपैरिजन करने वाली है पाकिस्तान और इंडिया का, आए जानते हैं लोगों से। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखें जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं, उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया है, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम 2 कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे, हमने PIA से एमिरेट्स बनाई और एमिरेट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो तो एक देखिए, वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर वो हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हुकूक के ऊपर काम होगा। आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे।
हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। अभी तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते। आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। लोग दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार सर्विंग 2 स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे FIR कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है? फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फ़ौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फ़ौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फ़ौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई। और उसका कसूरवार जो है वो फ़ौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान नहीं है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। इनफैक्ट इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा कि उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं आरजू ने, हमने 2-4 पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों चाह रहे हो? 370 हटने के बाद ही हुआ। आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप बताइए, आपकी सरकार जा रही है सबसे वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे दीजिए, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अवाम के सर पर पेट्रोल का बम गिराने के बाद रफू चक्कर हो चुके हैं टर्की। 22 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकलती है, हालात ये है। इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को 1 हफ्ते में लेंगे। आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है। बगैर तो कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। हम लोग उन्हें बड़ा लाइक करते हैं, हम उन्हें भाई मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। वो बहुत बेहतरीन कौम है। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं। बगैर तो पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। मगर 22 रुपए से कोई पाकिस्तानी नहीं है जिससे बचता हो, सिर्फ साइकिलों वाले बेचारे बच जाते हैं। एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद जय हिंद। यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों। पाकिस्तानियों को अब एक बहुत खौफनाक जंग के लिए तैयार होना चाहिए। हम इसे अहादीस शरीफ की रोशनी में गज़वा हिंद कहते हैं। लोग इनकार करते फिर जी गज़वा हिंद हो चुका, अब तो होगा ही नहीं।
जो मर्जी नाम तुम लो, भारत से तुम्हारा तसादुम तो होगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा है। वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप जैद हामिद को सुनोगे तो वो वही कहता हुआ नजर आएगा कि भाई हमें जो लड़ाई है ना, आने वाले दिनों में इंडिया तो डेफिनेटली अटैक करने वाला है। उसने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी, अजित डोवाल, अमित शाह ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। और ये लड़ाई जो है वो हमें लाहौर, कराची, पेशावर या फिर इस्लामाबाद में नहीं लड़नी है। हमें लड़ाई वहाँ तक ले जानी है, मतलब इंडिया में लानी है और इंडिया को नुकसान पहुँचाना है। अब देखिए, कई सारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं जो बकवास करते रहते हैं, लेकिन आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसको ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, रोज़गार और जो रोज़गार है वो मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तानियों को, बेरोज़गारी बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी, महंगाई भी बहुत बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी। लेकिन ये ज़ैद हामिद ये हमेशा आपको ये कहता हुआ नज़र आएगा कि हमें, मतलब कि पाकिस्तानियों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इंडिया के लिए, क्योंकि मोदी कभी भी हमला कर सकता है। और ये भी कह चुका है कि श्रीनगर तो गया, अब लाहौर की बारी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते। मैंने जो इतने हरसे से आप लोगों को बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इनको दिमाग से मारेगा, वो दिमाग से मारना आज वही है कि कटोरा लेके घूम रहे हैं, पर कटोरे में चवन्नी टक्का डालने के लिए कोई नहीं मिल रहा इन लोगों को। इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को एक हफ्ते में लेंगे, बस हम आ रहे हैं, हम निकल चुके हैं अपने घरों से और हम मोदी को गुजरात में जाके पकड़ेंगे, न्यू दिल्ली में जाके पकड़ेंगे, दिल्ली से उठा लेंगे, हम झंडा लहरा देंगे जो है पाकिस्तान का इंडिया के अंदर। इतनी बहुत सारी बातें जिसे उस टाइम भी सुनकर हमें हंसी आती थी। तो आज इनकी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही कि हम आ रहे हैं कश्मीर और जंगे जज्बे से लड़ी जाती है, हमारे अंदर तो बड़ा जज्बा है, हमारे अंदर तो बड़ा पुस्की वाला गैस भरा हुआ है। कहते हैं जब गांव में सूखा पड़ जाता है ना, तो आशिक माशूके को भूल जाता है और माशूका आशिक को भूल जाती है। फिर सबके सरों के ऊपर डब्बे और पतीले होते हैं और फिर वो पानी भरने के लिए गांव-गांव भटकते रहते हैं। तो ये जो होता है सेम टू सेम वही है कि आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है। बगैर तो मेरी तरफ से करोड़ों लानते आपके मुंह पर कि जो बातें हम आपको पिछले 5 साल से बता रहे थे, तुम लोग मुझे रा का एजेंट है, पठान भाई रा का एजेंट है। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, बगैर तो इंडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं। आज कोई नहीं बोल रहा कि वो रा के एजेंट से। आज देखें दोस्तों कि ये लोग प्यार की बातें करते हैं, कहते हैं इंडिया हमारा भाई है। मैं कल तक काफिर था कि इंडिया को भाई बोलता था, आज ये लोग पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं इंडियन हमारे भाई है। तो आज मैं इनसे पूछता हूं, कैसे हो काफिरो? क्या करे ससुरा, एक फायदा तो हो गया भाई। वो फायदा ये था कि कल तक मैं ही सिर्फ रा का एजेंट था, आज रा के एजेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पूरा आधा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है। रा शेख रशीद बोलते हैं ना, रा का एजेंट। तो भाई आज पूरा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है। अच्छी बात है, और हम यही देखना चाहते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद जय हिंद। यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों, ये बात याद रखना, ऐसा दिन आएगा कि खुद पाकिस्तानी इंडिया का झंडा तिरंगा उठाकर पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पता नहीं कौन सा तान, ये सारे सड़कों पे तिरंगा उठा के अपने मुंह से चिल्लाएगा कि जय हिंद जय हो भारत माता की। ये खुद चिल्लाएंगे और मैं रहूंगा
या नहीं रहूंगा दोस्तों, ये मेरी बातें जरूर रहेगी और ये होता रहेगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा आपसे वादा है। हमने आपको पहले भी बोला था कि हम यूट्यूब में हिंदुस्तान का राज करवाएंगे। ये ट्रोलिंग श्रोलिंग, ये हिंदुस्तान को गालियां शालियां, हमने कहा था हम सबकी दुकानें बंद करवाएंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। हमने सबकी दुकानें बंद करवाई। जो इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे लोग थे जो गालियां देते रहते, सबकी दुकानें क्लोज दोस्तों, ताले लगो, तालों में भी जंग पड़ गया है। हमने ये भी वादा किया था कि हम इनको सुधार के दिखाएंगे। और आज दोस्तों देखें कि YouTube के अंदर कोई माइक का लाल नहीं है जो बोले कि इंडिया गलत है और इंडिया ने ऐसा किया, और कोई भी माँ का लाल YouTube के अंदर नहीं है जो इंडिया को गाली दे सके। भले पाकिस्तान का कट्टर से कट्टर मुस्लिम क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर आतंकवादी क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत आज एक पाकिस्तानी के अंदर नहीं है जो YouTube में इंडिया के खिलाफ बात कर सके। जिसको देखो इंडिया की तारीफ, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ, इंडिया के कल्चर, इंडिया के रूल्स, उनके डिफेंस पर वीडियो, उनके आर्मी पर वीडियो, उनके पुलिस पर वीडियो, उनके सीरियल, ड्रामे, फिल्में, गाने शाने ETC, यहाँ तक के हिंदुस्तान में एक बच्चा हगता है ना, पोटी करता है, टट्टी करता है, तो उस पे भी एक पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शन जरूर बनाता है, बोलता है क्या सुंदर टट्टी की है बच्चे ने। रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब। इट्स राइजिंग पावर, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट। दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज आवर लाइफ। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर। इंडिया ने रशिया को, यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ सब ड्रामा ही लगता है। किसी की जान चली गई लेकिन वो ड्रामा है, किसी के बच्चे यतीम हो गए लेकिन वो ड्रामा है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है। वी आर एटॉमिक पावर। हम लोग कोई इतने नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें लोग आसान भी नहीं लेते। अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर, वो भी इस वजह से कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा। हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेंगे। पाकिस्तान इज रियली मूविंग टू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल मोमेंट। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, गोली लगना, उससे पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत, मार कुटाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलाना। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह यानी we will be inshallah on a top list inshallah, so we will wait for a good, so inshallah will be hope सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। Let them give me the हुक्म और मैं जाके हर चीज इससे ज्यादा करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी लड़ाई क्यों हो रही है यार। मतलब ये चल क्या रहा है यहाँ पे? चाइना में कोयला, इंडिया में कोयला, यूरोप कह रहा है कोयला, पाकिस्तान का कोई इंडियन उठा के पाकिस्तान में ले आते हैं ना, और उसको पाकिस्तानी लूट के ख़त्म कर देते हैं। जो अपना प्रिंस सलमान है जो सऊदी अरब के, वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का दौरा करें। इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ करूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और रशिया की कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन कितने बढ़ चुके हैं या फिर एक दूसरे के काम आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलेशन सिर्फ रशिया के साथ, इंडिया के रिलेशन बहुत सारे कंट्री के साथ बेटर हो चुकी है, जैसे कि सऊदी हो गया, जैसे कि UAE हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया। पिछले दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फ्रांस ये प्रमोट कर रहा है कि भाई आपको इंडियन कश्मीर में घूमने जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। हम पिछले दिनों हमारे जयशंकर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था। उनका कहना ये था कि फ्रांस जो है वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहा है। अगर भारत को आप राम काउंट करते हो तो जो फ्रांस है वो लक्ष्मण का किरदार यहाँ पर निभा रहा है। मतलब कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दुश्मनी ओढ़ कर रखी थी इंडिया के साथ, वो भी रिलेशन अच्छे कर चुके हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ ऐसे भी है जो इंडिया के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कि मतलब चट्टान,
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, दुबई में पाकिस्तान के एक शहर डेरा गाजी खान का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है, और 5-6 महीनों से वो वहाँ पर चोरी कर रहा था। जिस पर दुबई के एक शेख ने उसे समझाया कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। उसके अलावा दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज़ आवर लाइफ। इंडिया जो है वो अपने दुबई को परदेश ना समझे, इंडियन लेबर के लिए ये उनका अपना मुल्क है। तो जिस तरीके से इंडियन लेबर की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानियों को चोरियों चकारियों में पकड़ा जा रहा है, कि यही वजह है कि आज हमारे लिए ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड नाम है। सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तानी हो गया, वहाँ पे चोरी करना, ये तो यहाँ पाकिस्तान के अवाम का मतलब पाकिस्तानी को डाउन करने वाला काम है ना, कि वहाँ पे जाके आप चोरी कर रहे हो। अगर इतना ही है, पाकिस्तान तो मशहूर इस वजह से कि वो मेहनत करके कमाते हैं। पाकिस्तानी मशहूर इसलिए कि मेहनत करते हैं ना, बाहर पाकिस्तान में या बाहर जाके, पाकिस्तान में नहीं करते। अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ होती है कि यार नहीं यार, यहाँ पे पैसों की जो इतनी डिमांड नहीं है, हमारी करेंसी देख लें कितनी डाउन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने कहा हम इसलिए मशहूर है क्योंकि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नहीं करते हम, पाकिस्तान के अंदर जाके मेहनत करते हैं, बाहर जाके करने, फिर भी बाहर से हमें निकाल कर वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है? बाहर से वहाँ से निकाल, क्योंकि पहली बात 2 नंबरी करके हमने जाना है यहाँ से, 1 नंबर वीज़ा लेना नहीं हमने। क्यों 2 नंबर करके क्यों जाना? पैसे कम लगते हैं भाई, हम 2 नंबर तरीके से एंटर होंगे, थोड़ा इधर 2 नंबर तरीके से हम एंटर होंगे। इसमें मेहनत का है फिर तो वो मेहनत का है यार, आपने जब जाना डैंक, उसको बोलते हैं सिंपल पंजाबी बच्चे से कहने उन्होंने डैंकी जाना है यहाँ से बाहर। आपने पैदल चलना है, मेहनत लगी ना, पैदल चलना है, तकरीबन पहाड़ क्रॉस करने हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाहर जाके जहाँ हम लोग जिस काम पर हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ बाहर के मुल्कों में जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे होते हैं, क्या आपको लगता है वहाँ पर हम मेहनत के लिए, आपने बोला मशहूर है, कि आपको लगता है वहाँ मेहनत करते हैं? मेहनत बिल्कुल 2 नंबरी करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है 2 नंबरी करने में, क्यों नहीं लगती? आप मुझे बताएं। वो पाकिस्तानी अवाम है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये करती है कि यार पैसे ज़्यादा कमाने हैं, यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इतने पैसे उससे देते हैं, बाकी पैसे जेब में डालते हैं। ये 2 नंबरी हुई ना, घपला हुआ ना। तो फिर वो उसको तो यही, अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर वो भी इस वजह से ही कर रहा होगा, यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। बाहर जाना हमने, बाहर जाके हमने क्या करना, असी पक्के होना है भाई, बाहर दी कुड़ी लब्बा ब्याह करिए। तो इसमें कौन सा की बहादुरी वाला काम किया है हमने? वहाँ सेटल होने के लिए हम लोग ये हरकतें करते हैं। और क्या, और उसके बाद अगर काम नहीं मिलता, पैसे वगैरह हमें इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हम लोग दूसरी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें मतलब चीज़ें आ जाती हैं, नशा भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, हेरोइन वगैरह। बिल्कुल। ये मेरे पापा बाहर होते हैं, वो बताते हैं यहाँ से पाकिस्तानी अवाम इतनी बड़ी खपाता है, मैं क्या कहूँ इन्हें। यूनान क्री कहते हैं, इसमें गए हैं वो लोग, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं, और उसने अपने जिसके मालिक के पास काम कर रहा है उसको भी उसने 2 नंबर, उसको भी दाल लगा देना उसने। आपको बड़ी गहराइयाँ पता है, आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे, कि आज ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है? काम को उनके बाद उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये वो बेईमानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर अगर किया जाए। दूसरी बात ये, वो वहाँ पे जाके 2 नंबर तरीके से नहीं जा रहे, ज़्यादातर 2 नंबर तरीके से, सवाए इंडिया लेके जा रहे हैं, इंडिया से पंजाब वाली साइड से जो उन्होंने जाना बाहर, वो भी पहले जाने बंदे के कॉल एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से 1 बंदा वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत है। पॉइंट है, हम लोग कंपेयर अगर करने की बात आते हैं, वो लोग अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया की करेंसी क्या थी, पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, बराबर थी ना। इस वक्त 3 रुपये ऊपर है इंडिया। कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडिल ईस्ट, आप हर जगह जाके देख लें वगैरह, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं कितने नंबर, बट लाखों में है जो इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं। सो सऊदी अरेबिया रिकग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज, अमेरिका में वीज़ा वगैरह एलोकेशंस। So Saudi is diversifying its dependence on many things.
फ्रॉम द वेस्ट से लेके वो ईस्ट, ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा पिवट टू एशिया है विथ रिगार्ड्स टू इंडिया। दोबारा टीटीपी ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। उन्होंने तो अब सीज फायर भी बंद कर दिया। आपने मर के सीज फायर करवाई थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज फायर। उन्होंने देखा कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। हमारी डायलेमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है, और आज़ाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है, और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मैंने कहा मईशत को भूल चुके हैं सब इस वक्त कोई मईशत किसी की प्रायोरिटी नहीं है, और मईशत एक ठीक भी नहीं हो सकती। अब कब तक पैसे लेते रहेंगे? हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम जो शीले हैं। आप अभी इस्लाम की बात करें, पूरा मैदान इकट्ठा कर लें, दिस इज पाकिस्तान। हमें सिर्फ जोश है और कुछ नहीं। कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। नमस्कार दोस्तों, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसी ग्रुप है तालिबानों का जो कि अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ओन करते हैं और कई बार कह देते हैं कि भाई हमारी यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं चलती है। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी है वो एक अलग से ग्रुप है। तो उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है, अगर आपका एक ग्रुप नहीं है, आप इसको ओन नहीं करते, तो ज़रा आप कह तो सकते हो कुछ, क्योंकि आप भी तालिबान वो भी तालिबान। तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान कहते हैं कि ठीक है, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन होता ये है कि टीटीपी वाले जब चाहे तब हमला कर देते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तान की पुलिस को तो छोड़िए, क्योंकि उनको तो पैरों तले रोन देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी जब आमना सामना होता है तब भाग जाती है। न्यूज़ तो ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसमें कई सारा एरिया पाकिस्तान का है, जो कि अफगान लोगों ने या फिर ये टीटीपी वालों ने कब्जा करके रखा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि टीटीपी आखिरकार क्या कर रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को उसी रेट पर ऑयल देता सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड वाइड को फरोख्त करता है। क्या वजूहत है? इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई रहम का हाथ नहीं, कोई रहम की नज़र नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस टाइम क्राइसिस चल रही है। गाइस, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बैक हैंड पर कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, अगर यूएई जैसी कंट्रीज, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई भी इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई इंडिया? पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को क्यों बैक एंड पर रखा जाता है? अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है, और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फ़र्क कर ले, पाकिस्तान को अभी भी सस्ता मिलता है, क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस।
अगर मैं बात करूं फॉरेन अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेव रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरे दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है, क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना उसने दुबई जाना है, क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को का अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने बटे थे दहशतगर्दों की और कमर जनरल तोड़ फैज दी है। गए थे, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी थी वैसे पैसे लेके, वो एक अलग आरजू काजमी, इसका मतलब ये है कि अगर तालिबान की जानिब से सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया है तो इसका मतलब है कि आर्मी को मजीद पैसे कार होंगे दहशत गर्दों से लड़ने के लिए। इट मीन्स मोर मनी, इट मीन्स कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदादें मांगते हैं और आप फिर बताते हैं कि जनाब हमारे पास ये जदीद से जदीद हथियार हैं। तो वैसे आरजू बड़ी सादा सी बात है कि अगर मोहल्ले में चोरियां होना बंद हो जाए ना तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चौकीदार को होता है क्योंकि कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब तक मोहल्ले में चोरियां रहेंगी, जब तक मोहल्ले में डकैती का डर होगा, तब तक चौकीदार का जो टैका है ना वो कायम रहेगा। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू यू। लेकिन चौकीदार ने रुख बदल लिया है, पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है, ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। तो आपने देखा है कि इन्होंने हर वक्त अपने आप को पाकिस्तान के हालात से रेलेवेंट रखना होता है। इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में रहकर माल रोड पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहता है। उसको उन आंसुओं की फिक्र नहीं है जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या कराची एयरपोर्ट पर भारी दिल के साथ अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहता है और अकेला सऊदी अरब की तरफ चल पड़ता है कि मैं पैसे कमाकर इनको वापस भेजूं। तो हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी आरजू। हमें जब तक, और एक बात कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना आरजू, उसको हर मसला कील नजर आता है। और ये इकोनॉमी पे काम कौन करेगा? पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी एक जो वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए अगर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी जो एक हकीकी अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, तब तक इकोनॉमी का जो ठीक होना है आरजू वो बहुत बईदस कयास है। गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है।
जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हम सबको मेरे ख्याल बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी कहा भाई बस बहुत हो गया, UAE ने भी कह दिया, अमेरिका, चाइना, IMF सब जो है सब ने हाथ उठा लिए। तो जो कुछ करना है वो तो हमें खुद करना है, लेकिन वही आप वाली बात है कि कौन करेगा सर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने को तैयार। पैसे चाहिए पाकिस्तान को, डॉलर दें, वो कहें इतने डॉलर हम आपको दे दिए, कर्जा माफ कर दिया, हमें ये चाहिए, हमें साथ नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे, और हम वो लोग हैं जो खानदाने गुलामा के भी गुलाम रहे। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब हर कोई कंट्री जो है वो इंडिया को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की ट्राई करते हैं। जैसे पिछले दिनों राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कई सारे कंट्रीज है जहाँ से बधाई आई। मतलब कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है जिन्होंने, डेविड वार्नर हो गए, केविन पीटरसन हो गए, ये सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। ये बात अलग है कि भाई कोई इंडियन क्रिकेटर यहाँ पर ये कहते हुए नज़र नहीं आया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी अलग से हो रही है कि भाई सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री, जैसे मैंने कहा कि कई सारे कंट्रीज़ इंडिया को, मोदी को खुश करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी करेंसी नोट पर वर्ल्ड मैप जो दिखाया है उसमें POK और GB को कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट बताया है। अब ज़रा सोचिए, ये वही सऊदी अरेबिया है जो 65, 71 और इवन कारगिल में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था। ज़रा उसकी मजबूरी समझिए कि कौन सी मजबूरी है जब उसको इंडिया के फेवर में बोलना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नज़र नहीं आ रहे, हमारे अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर वो कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। मुझे पाकिस्तान की मईशत को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम अपने मुल्क को इस तरीके से चला सकेंगे जिस तरीके से हम चला रहे हैं। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है 1-2 बिलियन डॉलर की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता, और अगर जब तक पाकिस्तानियों को अपने रवैयों को और अपने रहने सहने को तब्दील नहीं करेंगे तो कोई चांस पाकिस्तान का नहीं है। उसामा, मेरा मसला पाकिस्तान की मईशत नहीं है। मैं कराची में डिफेंस के इलाके में रहता हूँ, शायद सबसे ख़राब डिफेंस में घर मेरा होगा, और जो मैं अपने आसपास दौलत की रेल पेल, शादियों में खाने, जो लोगों की उठना बैठना, जो गाड़ियाँ देखता हूँ, तो उसके बाद तो मैं ये और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कितना टैक्स देते हैं और क्या करते हैं, तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो फिर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये मुल्क एक दफ़ा उस बॉटम पर जाए और लोगों को एहसास हो कि हमने क्या चीज़ खोई है और क्या पाई है। TTP ने अपनी कैबिनेट बना ली है। आपने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से उनको टाइम दिया 1.5-2 साल का नेगोशिएशन के बहाने, और वो आपकी हर चीज के अंदर घुस गए जिस तरह घुसने का हक होता है। उन्होंने खानेवाल में आपके 2 बंदे मारकर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल की। किस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान में वो झंडे अपने लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर टेरिटोरी, और उसके बाद स्वात के आसपास, और किस तरीके से आप इस तरह है कि आपको बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं है कि किस तरह बचाना है। राना सनाउल्लाह साहब की एक थकी सी स्टेटमेंट आई है कि हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर आ जाए। सर यार टेबल तो आपके पास है ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊं, 2 राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बेतुकी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं TTP टेबल पर आए, और 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या है? हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट करें, जो वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं?
सर मसला ये कि इनको इनकी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होती तो उस वक्त ये करते जिस वक्त उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया था, सवात में उनकी प्रेजेंस हुई। और मैं आपको 2 दिन सर पहले की बात बता रहा हूँ, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, बुरहान से पहले जहां पे मोबाइल टावर्स लगे हुए, एक के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से मैं आ रहा था और वहां पे अफगान तालिबान का व्हाइट फ्लैग जिसपे कलमा लिखा और तलवार का निशान बना हुआ है सर, वो लगा हुआ है। ये पंजाब के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करते हैं सवाबी से, ये हालात हुए। भाई एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते वो तारीख पे तारीख ना मिलावट फिर मिलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलता इंसान, गरीबी हटी नहीं। यहाँ मोदी जी का एक स्टाइल, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इस इलेक्शन में, आपका अनाउंस कर दिया, इलेक्शन खत्म होती है आपको दिखेगी उसका फाउंडेशन स्टोन डल जाएगा और अगले इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। राम मंदिर की बात कीजिए, राम मंदिर लास्ट इलेक्शन के बाद फाउंडेशन स्टोन डल गया था। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, खत्म। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, 5 साल में खत्म। आप G20 SCO की जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्लान है, सरदार पटेल का स्टैचू था या जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट प्लान है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो भी प्रॉमिस किया, उज्ज्वला, प्रज्वला, इंश्योरेंस, जो भी आप बताइए, 5 साल में खत्म। 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल में खत्म। ये जो वादे करते हैं ये परपोतों के लिए नहीं करते कि आज आप हमें साथ दो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं इंशाल्लाह आपके पोते और परपोतों के लिए तब तक हो जाएगा, वो किसी ने नहीं देखा, उतना टाइम किसी के पास नहीं। अब जो लोगों को करोड़ों टॉयलेट मिल गए, 2.5 करोड़ लोगों को घर मिल गया, राइट, उज्ज्वला, गैस मिला, इंश्योरेंस मिला, ये सब डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिलीवर्ड। विद इन 5 साल आप डेवलपमेंट को डिलीवर कर पा रहे, लोगों के घर तक दे पा रहे। जैसे DBTs है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हम जनधन, आधार, मोबाइल की बात करें, वो की रेवोल्यूशन है। ये जो चीजें आई, जो लोगों के घर तक चेंज पहुंची, डेवलपमेंट पहुंची, उन्हें लगा नहीं यार ये पहुंचे। कल मैं अपने नेशनल टीवी पे था, तो हमने एक चैनल पे चल रहा था कौन सी स्कीम सबसे इफेक्टिव है। आरजू जी, जो घर वाली स्कीम है और जो सड़कों वाली स्कीम है, इतनी इफेक्टिव है, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमाता है, 30 हजार रुपए कमाता है, आज उसको घर मिला है। अब मैं आपको यूपी की बात बताऊं, यूपी में 43 लाख 43 लाख लोगों को घर मिला। आप देखिएगा कभी, वो कोई छोटे जुगाड़ मकान नहीं, प्रॉपर अपार्टमेंट्स है, प्रॉपर अपार्टमेंट्स मिले हैं, मतलब 1 कमरा 2 कमरा वाला, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, वेंटिलेशन, गैस पाइप सब लगा है, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ईज ऑफ लिविंग में हमारा नंबर इतना ऊपर आया है। ये मिला 43 लाख लोगों के मकान, मजाक है कहीं? आप बताइए, 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब 2.22 मिलियन, 22 मिलियन लोगों को मकान। 43 लाख लोगों में से करीब 33% करीब तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना वो नहीं है। झारखंड में मकान मिले, वेस्ट बंगाल में मकान मिले, वहां मिले जहां बीजेपी का रूल नहीं है। पर क्योंकि जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है, हर कोई, आप देखिए, इसीलिए अक्रॉस द कंट्री मोदी जी के लिए वोट करता है। भाई 303 सीटें लाना तो मजाक है नहीं, तो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो, पर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता तो वोट मोदी जी को ही मिलता, वो कंपटीटर कोई है नहीं वहां पे। कारण इसी का यही है, बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये लोगों को दिख रहा है यार, 5 साल में अगर इन्होंने बोल दिया 5 साल में हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक्सपर्ट्स कितने पहले थे, अब कितने हैं, 1 लाख से 70 लाख वर्क वीजास, कोई मजाक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कीजिए, आपको पता हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं खरीदा, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम। अब जब अपाची, चिनूक, राफेल, S-400, दुनिया भर के इतने बड़े हमने एक्विजिशंस की, 1 पैसे का एलिगेशन नहीं है, और टाइम पे चीजें हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा सड़कें बन गई, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आ गया, शायद नंबर 1 या नंबर 2 है, जितना FDI है उसमें, क्राइम खत्म हो गया। तो ये जो लोगों को चीजें दिख रही, जिससे उनकी मूलभूत जिंदगी, उसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, चेंज हो रहे हैं। अब लेडीज पूछा गया आपके घर में सिलेंडर आया, कह रहा आया, टॉयलेट आया, राशन मिला, लाया। 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मजाक नहीं है। 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, मजाक नहीं है। आपने यूपी की मैं बात करूं, करीब 59 मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए, 1 करोड़ 38 लाख आपने गवर्नमेंट स्कूल रिपेयर कर दिए।
पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूज़ियम में जाती है और गांधी और कायद आज़म के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। मैं तो सुबह से वार्न कर रहा हूं, बल्कि गुज़िश्ता 6 महीने से वार्न कर रहा हूं कि तुम बहुत वीक सतह पे खड़े हो। तुम्हारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, तुम्हारा स्वात डिस्टर्ब है, तुम्हारा वजीरिस्तान डिस्टर्ब है, इंडिया तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है। तुम तमाशे क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट की, ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में इधर उसका भी स्टैचू रखा गया, बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले। बड़े अफसोस की बात। और एक हमारे कायदे आज़म, अरे सऊदी अरेबिया से सीख लें। सऊदी अरेबिया में अभी देखिए वो MBS क्या कुछ नहीं ठीक कर रहा है। अब तो उसको भी काफिर कह देते हैं, वो तो इंडियन मौलाना तो उसको भी काफिर बता रहे थे, यहूदी बता रहे थे। अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है। अगर FTF में थे आपने तो क्या कर लिया था? कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। अब अफ्रीकन छोड़ के लगता है ऐसा है कि एक इंडियन आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियंस तो छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई टॉप ऑफिसर्स जिधर जाओ एक इंडियन बैठा होता है उधर। जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दुगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट कोट अनकोट they will sell their grandmothers for money। सर खान साहब अब जाहिर है पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते इस नाअहली के बाद, अब पार्टी के चेयरमैन कौन होगा आपके ख्याल में? बुशरा बीबी। फकीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है, और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। पता नहीं ये पाकिस्तान कब बनाएंगे ये लोग। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया है। नमस्कार दोस्तों, पहले हम सुना करते थे कि भी बलूचिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है, लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर कई सारी सिचुएशन हो रही है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में POK वाली सिचुएशन है, तो हम जो है वो सिर्फ POK नहीं GB को भी क्लेम करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान वाली सिचुएशन चली रही है। उसके अलावा सिंधु देश वाली सिचुएशन भी अलग चल रही है। पिछले कुछ महीनों पहले बिलावल भुट्टो का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कई सारे एरिया है जो खुद को एक अलग कंट्री क्लेम कर देंगे, जिसमें सिंधु देश भी होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो डोरन लाइन है उसको जो डिवाइड किया गया है उसमें कई सारा पख्तून एरिया पाकिस्तान में है जो ओरिजिनली है अफगानिस्तान का है, तो वो भी क्लेम करते हैं। अगर लड़ाई बड़ाई हो गई तो वो भी क्लेम कर लेंगे। और उसके अलावा और भी कुछ एरियाज़ है, जैसे सिंधु देश मैंने कहा, बलोच वाला जो कहा, तो कहने का मतलब है कि आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है वही पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान बचेगा। उसके अलावा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूज़ियम में जाती है और गांधी और कायद आज़म के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। अगर कायद आज़म की बात करें तो उसके लिए अच्छा बोल के तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर देती है। इसके बरक्स अगर हम देखें, इस वीडियो पर काउंटर करने वाला है दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट की। ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। और अगर इंडिया की बात करें तो गांधी ने ही इंडिया को बनाया है और इंडिया को संवारा, इंडिया को एक अलग किया। और उसके अलावा ये तक कहा कि आज इंडिया तुमसे आगे है इसी वजह से है कि वो मेहनत करते हैं और तुम लोग सिर्फ बातें करते हो। जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है, कायद आज़म भी एक आइकन है। ये मतलब खुद एक दो तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम्स को उस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियाज़ को उस तरह से सपोर्ट किया। जिस हमारा फ़र्क जो था वो नज़रिए का था। आपको लगता है कि किसी की ड्रेसिंग स्टाइल से उसको जज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका अपना इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। इंडिया IT में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है।
तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। अब देखें, लेग पुलिंग तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो जो मैडम थी उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बात तो ये है, और देखिए हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मांगने के लिए जब दूसरों के पास जाएंगे, शेखों के पास जाएंगे, तो उन्होंने तो फिर ऐसी बातें करनी है ना। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है। और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। अब आप इसाक डार साहब वहाँ खड़े होकर कहते हैं क्योंकि आपकी IMF की नेगोशिएशन फेल हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि हमें हमारा कान बड़ोड़े जा रहे हैं, आपको पता चल गया है कि फैक्टिव में हमारे ऊपर तलवार लटकनी नजर आ रही है, आपको पता चल गया है कि पेरिस क्लब जो है आपसे पैसे मांगने के चक्कर में है। आपने कहा हम तो अब तेल वहां से खरीद देंगे। अब 3 काम करने वाले हैं। ये करेगा अमेरिका को नाराज, आप यूक्रेन के हक में वोट नहीं देंगे, ठीक है। आप जनाब इसमें आपने ये बयान दे दिया मोहम्मद बिन सलमान में, और आपने कहा कि हम उससे तेल खरीदेंगे, ठीक। और गैस तो ज़ाहिर बात आ ही नहीं सकती, वो तो अफगानिस्तान के पॉलिसी पाइपलाइन नहीं है, ट्रक आएंगे, कैसे आएंगे, तुर्कमानिस्तान से आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने की हैं रिटेलिएशन में, शायद अमेरिका को धमकाने के चक्कर में कि अमेरिका फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि ये कार्ड चलेंगे, अब देखें होता क्या है। ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं, और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफ़ी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान US रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ दुगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंडमदर्स फॉर मनी। ये अच्छी बात है या क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आवर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया।